गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ और इसके सिलेबस के अनुसार हमारा लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर चल रहा है और आज का टॉपिक है यकृत की बीमारियाँ, लिवर डिजीजेस। लिवर जो है यकृत, वो हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा अंग और बहुत ही मुख्य अंग कहलाता है और यकृत हमारे शरीर में पित्त रस को बनाता है, बाइल जूस को बनाता है और इस पित्त रस को बनाने के बाद में वो पित्ताशय के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रखता है और फिर ये पित्ताशय तब पित्त रस देता है जब इसकी ज़रूरत है। मतलब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन हो रहा है तो उस डाइजेशन के वक्त, उस पाचन के समय पित्ताशय पित्त रस यानी बाइल जूस, जो बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन ये होते हैं, वो पित्त रस जो है वो पित्ताशय कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन के समय उसको देता है। उसके अलावा इन तीनों के अवशोषण के लिए भी और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, उनके अवशोषण के लिए भी पित्त रस की ज़रूरत होती है। तो जो यकृत पित्त रस बनाता है और वही पित्त रस पित्ताशय में रहता है, तो वो पित्ताशय पित्त रस को तब देता है जब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन हो रहा हो या उसका अवशोषण करना हो, या फिर फैट सॉल्युबल विटामिन यानी वसा में घुलनशील विटामिन का अवशोषण करना हो, तब पित्त रस की ज़रूरत होती है। जब शरीर में कोई इन्फेक्शन यानी संक्रमण हो जाए या फिर शरीर में कुछ भोज्य पदार्थों की टॉक्सिसिटी हो जाए, मतलब अधिकता हो जाए, या फिर भोजन की अनियमितता हो, मतलब ये सब जो कारण होते हैं उन कारण से यकृत की बीमारियां यानी लिवर डिजीजेस हो जाती हैं। लिवर डिजीजेस कई प्रकार की हैं। आज हम सबसे पहले पीलिया यानी जॉन्डिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेज है यकृत की बीमारी का, वो जॉन्डिस ही है। उसके बाद में यकृत का सिरोसिस और फिर हिपैटिक कोमा, इस तरह से है। तो सबसे पहली जो बीमारी, सबसे पहला स्टेज है, वो हम जॉन्डिस यानी पीलिया के बारे में पढ़ेंगे। पीलिया स्टेज जो होती है जॉन्डिस, उसमें रक्त के अंदर पित्त रस इकट्ठा हो जाता है और उस कारण से जो स्किन होती है, त्वचा और श्लेष्मिक झिल्लियाँ यानी म्यूकस मेम्ब्रेन पीले रंग के दिखाई देते हैं और ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति को पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। फिर पीलिया के कारण, पीलिया किस कारण से हो जाता है, कौन कौन से कॉजेज हैं जॉन्डिस होने के? तो 3 कारण हैं मेनली। पहला कारण है कि अगर ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है, ब्लड किससे बना हुआ है? एक प्लाज्मा यानी लिक्विड पार्ट और एक ठोस पार्ट, सॉलिड पार्ट, जो कि ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी होती हैं यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, तो ब्लड की जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, अगर उनका विनाश होता जाए, अगर वो टूटती जाएं, तो जो पीलिया हो जाता है, हम उसे हीमोलाइटिक जॉन्डिस कहते हैं, हीमोलाइटिक पीलिया कहते हैं। जो दूसरा कारण है पीलिया होने का, वो ये है कि जो पित्त नलिकाएं हैं उनमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, कोई अड़चन आ जाती है। पित्त नलिकाओं में अड़चन आने से जो पित्त रस होता है वो पाचन तंत्र में नहीं जा पाता है, बल्कि वो सीधा ही रक्त में चला जाता है और उस कारण जो पीलिया होता है उसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। मतलब अगर वो जो पित्त रस है वो पाचन तंत्र में जाना चाहिए, पाचन तंत्र में नहीं जा पा रहा है, सीधा रक्त में चला जाता है, पित्त नलिकाओं में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए तो इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मतलब कोई अड़चन आ गई, तो इसलिए जो जॉन्डिस पैदा होता है उसका नाम होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तीसरा जो कारण है जॉन्डिस होने का वो है संक्रमण। अगर कोई वायरस के कारण शरीर में इन्फेक्शन हो गया है या फिर कोई विषाक्त भोज्य पदार्थ खा लिए हैं या कोई विषाक्त मेडिसिन, दवाइयाँ खा ली है, तो उससे यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं। जो लिवर सेल्स हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं, यकृत की कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं और उस कारण से जो जॉन्डिस होता है उसका नाम है हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस।
हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस। इस तरह से मतलब 3 तरह के जॉन्डिस भी हो गए ये कि और कारण भी हो गए, इन कारण से ये जॉन्डिस होते हैं, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस। नेक्स्ट सब टॉपिक पीलिया में हम लेंगे पीलिया के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। जब जॉन्डिस हो जाता है तो उस रोगी का जो त्वचा का कलर है वो पीला हो जाता है, नाखून का कलर पीला हो जाता है, आँखों का कलर पीला हो जाता है और मूत्र का रंग भी पीला हो जाता है। और रोगी का पेट दर्द रहता है, पेट दर्द होता है, उसे सिर दर्द रहता है, उसको उल्टी आती रहती है, उसकी भूख कम हो जाती है और उसको चक्कर आते हैं और जी मिचलाता है। ये सब पीलिया के रोगी के लक्षण हैं। ये लक्षण पीलिया के रोगी में दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट सब टॉपिक है पीलिया का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में कुछ थोड़ा अलग तरीके का है। जैसे जॉन्डिस का जो रोगी है, पीलिया का रोगी, अगर उसको उल्टी हो रही है और उल्टी बंद हो गई है लेकिन उसको चक्कर, मतलब उल्टी बंद हो गई, चक्कर भी नहीं आ रहे हैं, अब उसको जी भी नहीं मिचला रहा है, तब उसको हम नाक के माध्यम से, मतलब नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग जो मैंने पहले पढ़ाया था, तो नाक के माध्यम से हम रोगी को आहार दे सकते हैं। और नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग से क्या दे सकते हैं हम, ग्लूकोज या पानी या फ्रूट जूस। तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग से हम उस रोगी को खाना दे सकते हैं जिसकी उल्टी हो रही है, बंद भी हो चुकी और उनको जी भी नहीं मिचला रहा है, चक्कर भी नहीं आ रहे हैं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा उपचार में ये है कि उनको पेरेंट्रल फीडिंग देते हैं, आंत्रेतर आहार। आंत्रेतर आहार में क्या होता है कि रोगी को चक्कर आते रहते हैं बार बार में, उल्टी आती रहती है बार बार में, तो उसको हम नेसोगैस्ट्रिक भी नहीं दे सकते हैं, मुंह से भी नहीं दे सकते हैं। फिर उस समय हमको अंतःशिरीय पोषण, इंट्रावेनस फीडिंग देनी पड़ती है। अंतःशिरीय पोषण में शिराओं के द्वारा पोषण दिया जाता है, तो उसमें 10% ग्लूकोज देते हैं, सिर्फ 10%। 10% ग्लूकोज में भी 30 बूंद प्रति मिनट के हिसाब से रोगी को शिराओं के माध्यम से दिया जाता है और उस 30 बूंद से धीरे धीरे करके, मतलब 1 मिनट में 30 बूंद देनी है और वो भी सिर्फ 10% ग्लूकोज, और 1 मिनट में 30 बूंद के हिसाब से धीरे धीरे देते हुए उस रोगी को 2000 से 2500 मिलीलीटर तरल पदार्थ पिलाना होता है। मतलब 2 से 2.5 लीटर तक तरल रोगी को पिलाना है, लेकिन 30 बूंद प्रति मिनट के हिसाब से धीरे धीरे। और जब हम इतना तरल उसको पिला देंगे तो करीब उसको 800 से 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा उसके शरीर में पहुंच जाएगी। उसके बाद तीसरा जो तरीका है उपचार का, उसमें थोड़े न्यूट्रिएंट्स देने हैं उसे, जैसे ऊर्जा है। ऊर्जा हम किस प्रकार देंगे, यदि वो बेहोश है तो हम अंतःशिरीय पोषण के द्वारा ही देंगे। मतलब जैसे ये दे रहे थे हम अंतःशिरीय पोषण, इंट्रावेनस फीडिंग, अंतःशिरीय पोषण के द्वारा देंगे, सिर्फ ग्लूकोज ही दे सकते हैं, वो भी 1000 किलो कैलोरी तक ही हम उसको देंगे। लेकिन जैसे जैसे उसकी स्थिति में सुधार आएगा तो हम 1500 से 2000 किलो कैलोरी, 1500 से 2000 किलो कैलोरी भी हम रोगी को दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही ये कैलोरी उसके अंदर पहुंचनी चाहिए। फिर थोड़ा सा और सुधार आता है तो फिर हम नाक के माध्यम से, मतलब नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग से दे सकते हैं। फ्रूट जूस, ग्लूकोज, पानी, ये सब जो है वो फिर रोगी को दे सकते हैं। ऊर्जा तो देनी है, लेकिन या तो हम अंतःशिरीय पोषण से देंगे, इंट्रावेनस फीडिंग से देंगे, या फिर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग से देंगे, और जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो फ्रूट जूस वगैरह हम उसको दे सकते हैं, वो भी नाक के माध्यम से। उसके बाद में जो दूसरा न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमको कितना देना है वो उसकी रोग की तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर रोग तीव्र है तो हम प्रोटीन उसको नहीं देंगे, क्योंकि उसमें प्रोटीन का चयापचय प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। अगर हम वापस और भी ज़्यादा दे देंगे तो वो कोमा में चला जाएगा।
लेकिन जब बेहोश है और तीव्रता ज़्यादा है तो हमको रोगी को प्रोटीन नहीं देना है और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट देनी है, और कार्बोहाइड्रेट भी नाक के माध्यम यानी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग से देनी है। लेकिन जब वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाए तो हम 40 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन दे सकते हैं। लेकिन उसकी रोगी के सुधार आने पर, अगर रोगी का सुधार नहीं हो रहा है और अगर हमने 40 ग्राम या उससे भी ज़्यादा दे दी तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है। इसलिए प्रोटीन का उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। सेम फैट में भी यही होता है कि वसा भी उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है, क्योंकि हिपैटिक कोमा हो जाता है नहीं तो, और हिपैटिक कोमा में तो वसा बिल्कुल नहीं देनी है क्योंकि मेटाबॉलिज्म चयापचय वसा का होता ही नहीं है। तो इसलिए वसा का हिपैटिक कोमा में नहीं देना और रोग की तीव्रता में नहीं देना, क्योंकि जो लिवर सेल्स है, यकृत की कोशिकाएं हैं, वो निष्क्रिय हो चुकी है, और निष्क्रिय हो जाती है कोशिकाएं तो वो वसा का चयापचय नहीं कर पाती हैं, और अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो वो कोमा में भी जा सकता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जब रोगी ठीक होता है तो हम 20 से 30 ग्राम वसा उसको प्रतिदिन दे सकते हैं। उसके बाद में विटामिन के लिए हम उसको मल्टीविटामिन गोली देंगे प्रतिदिन, लेकिन विटामिन के हम उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और अंदर अगर घाव है तो 500 मिलीग्राम की विटामिन सी की गोली भी प्रतिदिन देनी पड़ेगी। फिर मिनरल्स, खनिज लवणों में हम देखते हैं कि सोडियम पोटेशियम उसका कम हो जाता है, तो सोडियम पोटेशियम के लिए हम उसको नमक या फिर फ्रूट जूस ये हम उसको देंगे, जिससे कि उसके अंदर मिनरल्स की, खनिज लवणों की कमी नहीं हो। तो इस तरह से ये यकृत की बीमारियों के बारे में है, और यकृत की बीमारियां 3 तरह की है। तो पहली आज हम अभी जॉन्डिस यानी पीलिया के बारे में पढ़ रहे हैं। पीलिया कब होता है? जब ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर पित्तरस इकट्ठा हो जाए तो पीलिया हो जाता है, क्योंकि त्वचा और श्लेष्मिक झिल्लियों का कलर पीला हो जाता है। ऐसी स्थिति को पीलिया कहते हैं। पीलिया का क्या कारण है? या तो आरबीसी का विनाश हो रहा है तो हिमोलाइटिक जॉन्डिस हो जाएगा, पित्त नलिकाओं में अड़चन आ गई तो जो पित्त रस है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने की बजाय ब्लड में चला जाता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है। और तीसरा है कि वायरस इन्फेक्शन से या फिर कोई और विषाक्त पदार्थ, विषाक्त दवाइयों के सेवन से अगर यकृत की कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं तो भी पीलिया हो जाता है, और उसे हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस कहते हैं। फिर पीलिया के जो लक्षण है वो है कि त्वचा, नाखून, आंखें, यूरिन सब पीले कलर के हो जाते हैं, और जो रोगी होता है पीलिया का उसको पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, जी मिचलाता है, उल्टी आती रहती है, भूख कम होती है, उसकी भूख कम हो जाती है और चक्कर आते रहते हैं। फिर इसके उपचार में अगर रोगी की उल्टी बंद हो गई है, जी नहीं मिचला रहा, चक्कर नहीं आ रहे हैं, तो हम उसको नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग से फ्रूट जूस, ग्लूकोज पानी देंगे। और दूसरी तरह से हम पेरेंटल फीडिंग दे सकते हैं। अगर उसको चक्कर बहुत आते हैं या फिर उल्टी बार बार हो रही है तो हम उसको नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग नहीं देंगे, इंट्रावेनस ट्यूब फीडिंग, मतलब इंट्रावेनस फीडिंग से देंगे, ये अंतःशिरीय पोषण से। इसमें भी हम 10% ग्लूकोज 30 बूंद प्रति मिनट के हिसाब से देंगे, और पूरे दिन भर में 2000 से 2500 मिलीलीटर उसमें लिक्विड पहुंच जाएगा, जो कि 800 से 1000 उसको किलो कैलोरी दे देगा। फिर तीसरे प्रकार से ये है कि ऊर्जा हमको उसको देनी है जिंदा रहने के लिए, ठीक रहने के लिए, और उसका पोषण स्तर मेंटेन करने के लिए। तो अगर वो बेहोश है तो हम सिर्फ अंतःशिरीय पोषण देंगे, उसमें ग्लूकोज का पानी देंगे, 1000 किलो कैलोरी उसके द्वारा देंगे। अगर थोड़ा सा सुधार होता है तो 1500 से 2000 किलो कैलोरी देंगे, तो भी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही देंगे। थोड़ा और ठीक हो जाता है तो फ्रूट जूस वगैरह नाक के माध्यम से देंगे। फिर प्रोटीन जो है वो तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर ज़्यादा तीव्र जॉन्डिस है तो बिल्कुल प्रोटीन नहीं देंगे क्योंकि कोमा हो जाता है उसको, और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट देंगे। लेकिन अगर थोड़ा ठीक हो जाता है तो 40 ग्राम प्रतिदिन दे सकते हैं। वसा में भी अगर रोग की तीव्रता है तो वसा नहीं देनी है, जब थोड़ा ठीक हो जाता है तो 30 ग्राम वसा तक दे सकते हैं। विटामिन में मल्टीविटामिन की टैबलेट प्रतिदिन देनी है, विटामिन के एक्स्ट्रा देना है, और विटामिन सी की 500 मिलीग्राम की गोली उसको प्रतिदिन देनी है। फिर मिनरल्स में सोडियम पोटेशियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है, इसलिए उसे फ्रूट जूस और नमक के को देने के बाद ये जो खनिज लवण है उनकी पूर्ति की जा सकती है। तो इस तरह से ये पीलिया के कारण, पीलिया के लक्षण और पीलिया के उपचार के बारे में था। अब जो नेक्स्ट इसमें यकृत की बीमारी है, ये यकृत का सिरोसिस, उसके बारे में पढ़ेंगे।